हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग रोलिंग मोशन पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। इस पूरे वीडियो को देखिएगा और आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। इस पे वीडियो मैंने कुछ साल पहले अपलोड किया था, लेकिन उसमें मैंने इस चीज़ को बहुत ब्रॉडली डिस्कस नहीं किया था कि किस तरीके से ये आपको रोलिंग मोशन के लगभग सारे क्वेश्चन में अप्लाई किया जा सकता है। रोलिंग मोशन को मैं दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ। एक वो पार्ट जिसमें प्योर रोलिंग होता है, दूसरा वो पार्ट जिसमें स्लिपिंग होता है। ठीक है। रोलिंग, प्योर रोलिंग का जो केस है वो 70% रोलिंग मोशन का पार्ट है और 30% में हम लोग रोलिंग विथ स्लिपिंग को देखते हैं। उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं। ठीक है, तो वो सेक्शन अलग है, उस सेक्शन को हम लोग आगे बाद में देखेंगे। उसमें भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट टर्म बहुत ट्रिकी वे में समझाया जा सकता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग रोलिंग मोशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को पहले महसूस कीजिए, सीखिए, फील कीजिए और फिर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए। देखिएगा, सबसे पहले आप ये सोचिए कि ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, स्फीयर भी हो सकता है, रिंग, डिस्क या सिलेंडर, कुछ भी हो सकता है। ओके, इस पे क्या है कि एक पॉइंट पर, यहाँ से सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है, एफ फोर्स। ठीक है, एफ फोर्स लगाया जा रहा है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, जैसे एक बॉल को आप एक इंक्लाइंड प्लेन से छोड़ देते हैं तो इसके सेंटर पे फोर्स लगता है, दैट इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। तो कुछ ऐसा ही केस हो रहा है, बस ये सेंटर पर नहीं लग रहा है, सेंटर से ऊपर एक्स डिस्टेंस पे ये फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। अब इस फोर्स के कारण इसमें क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से ये ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन आगे की तरफ है, फोर्स के ही डायरेक्शन में फ्रिक्शन है। यदि फ्रिक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है फ्रिक्शन और फोर्स एक ही डायरेक्शन में होगा। और यदि फ्रिक्शन का वैल्यू निगेटिव आ गया, इसका मतलब है फ्रिक्शन और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इस कॉन्सेप्ट में क्या है। देखिए, इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है, सबसे पहले हम लोग रोटेशनल मोशन के इक्वेशन को बनाएं। तो रोटेशनल मोशन के इक्वेशन में इस पॉइंट के अबाउट एफ के कारण जो टॉर्क लगेगा, फोर्स के कारण जो टॉर्क लगेगा, निश्चित तौर पे वो ज़्यादा होगा, तभी वो ऐसे रोल करेगा। ठीक है, तो फोर्स के कारण जो टॉर्क लगेगा वो एफ एक्स होगा, फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क लगेगा वो एफ आर इंटू रेडियस होगा। इसको फ्रिक्शन को एफ आर यहाँ पर लिख देता हूँ, इंटू रेडियस होगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू आई अल्फा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहाँ पे एम के स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो एम के स्क्वायर इंटू अल्फा हो जाएगा। के यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन है। इफ़ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट, देन फोर्स एफ इंटू एक्स आर माइनस फ्रिक्शन इंटू आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, एंड अल्फा आर को हम लोग ए लिख देते हैं। एक्स ए क्या है, इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। प्योर रोलिंग के दरमियान आप ए इक्वल्स टू अल्फा आर यूज कर सकते हैं। अल्फा यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है, आर बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये रोटेशन के कॉन्सेप्ट से ये इक्वेशन आया है। अब डायनेमिक के इक्वेशन से देखें तो फोर्स और फ्रिक्शन को हमने सेम डायरेक्शन में माना है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स प्लस फ्रिक्शन दैट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन बन जाएगा। दोनों तरफ ऐसा करते हैं, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि आप के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये एफ के स्क्वायर हो गया, ये फ्रिक्शन इंटू के स्क्वायर हो गया, ये एम के स्क्वायर ए हो गया। एम के स्क्वायर ए और एम के स्क्वायर को ए को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, यदि इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया जाए तो देखिए क्या बन जा रहा है, एफ के स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन इंटू के स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू एफ एक्स आर माइनस एफ आर इंटू आर स्क्वायर। यहाँ से हम फ्रिक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के लिए इसको इस साइड लाते हैं, इसको इस साइड लाते हैं। फ्रिक्शन कॉमन आ गया, के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया एफ कॉमन आ गया, एक्स आर माइनस के स्क्वायर। तो यहाँ से फ्रिक्शन का एक वैल्यू, फ्रिक्शन का एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आ रहा है फोर्स के टर्म में, और ये आ रहा है एक्स आर माइनस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस
के स्क्वायर, कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप इसको मेमोराइज भी रख सकते हैं। देखते हैं इस इक्वेशन का, ये इक्वेशन यदि आप डिराइव करना सीख गए हैं तो इस इक्वेशन का यूज हम लोग देख लेते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट यूज है इसका। मैं बता रहा हूँ पूरे रोलिंग मोशन का 70%, एक तो रोलिंग, प्योर रोलिंग जो है रोलिंग मोशन का 70% है, और रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन का 70% कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो सकता है। आप बहुत सारे रोलिंग मोशन पे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप देखते जाइए किस तरीके से हम लोग इसका अप्लाई करते हैं, इसका एप्लीकेशन को भी हम लोग सीख लेते हैं। देखिए फ्रिक्शन का ये इक्वेशन आ चुका है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट केस बन सकता है। तो सबसे फर्स्ट केस इस इक्वेशन से ये बन सकता है कि यदि मान लीजिए कि x का वैल्यू आप 0 यूज करते हैं, इफ़ x इक्वल्स टू 0, ओके, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, f इंटू माइनस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शन एंड फोर्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस ऑब्जेक्ट पे यदि फोर्स इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन इस पे इधर लगेगा। तो आप इससे यहाँ से समझ सकते हैं कि इस इक्वेशन के लिए फोर्स माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, यदि मास m होगा तो, ठीक है। यदि आप पुट कर दें फ्रिक्शन का वैल्यू तो आप आसानी से एक्सेलरेशन का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे इस केस में। मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू आपको मेमोराइज रखना है, उसके बाद जो भी कैलकुलेट करने के लिए कहेगा एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्स माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वैल्यू ये है तो एफ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डेट इज इक्वल्स टू एम ए, एफ कॉमन आ गया और ये कितने के बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू एम ए। एम का ए का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा एफ बाई एम आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये कुछ एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये तब आया है जब फोर्स इसके सेंटर पे लग रहा है, जब x का वैल्यू 0 है। ये केस 1 है। केस 2 में चलते हैं, देखिएगा। केस 2 में चलते हैं। मान लेते हैं कि फोर्स जो है सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाया जा रहा है, ओके। फोर्स कहाँ पे लगाया जा रहा है, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो जब सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाया जा रहा है, फ्रिक्शन का इक्वेशन होता है एफ इंटू एक्स आर माइनस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है। तो जब से सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाया जा रहा है तो एक्स का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, आर के बराबर। यदि आप ये पुट कर दें तो फ्रिक्शन का इक्वेशन आ जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है ना। ये सेकेंड केस हो गया, सेकेंड इंपॉर्टेंट केस हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक दो पॉइंट और आप देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि रिंग की यदि बात की जाए तो रिंग के लिए रिंग का रेडियस ऑफ जायरेशन जो है, रेडियस उसके रेडियस के ही बराबर होता है। इस केस में फ्रिक्शन का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो जब फ्रिक्शन का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा, फ्रिक्शन इक्वल्स टू यदि 0 आ गया, इसका मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्योर रोलिंग ऑफ रिंग, ठीक है ना। लेकिन ये कब है, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस पे फोर्स लगाया जा रहा है। तब जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस पे फोर्स लगाया जा रहा है तो फ्रिक्शन की ज़रूरत ही नहीं है इसको प्योर रोल करने के लिए, ओके। तो कुछ ऐसा हो गया। ये केस 2 था। केस 3 में चलते हैं। केस 3 इंपॉर्टेंट, ये केस 2 था, इसको केस 2 में आप लिख लें। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बताते जा रहा हूँ। देखिए केस 3 में चलते हैं। केस 3 में क्या है, यदि ऐसा सोचिए
कि सेंटर से नीचे यदि फोर्स लग रहा हो तो क्या होगा, सेंटर से नीचे x डिस्टेंस नीचे यदि फोर्स लग रहा हो तो क्या होगा। ठीक है, तो उस केस में जो हम लोग फ्रिक्शन का इक्वेशन लिखे थे F इंटू एक्स आर माइनस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यही लिखा था ना हमने। तो इस केस में क्या हो गया, x का वैल्यू निगेटिव हो गया, तो फ्रिक्शन माइनस एफ और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स आर प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ये तो एक्चुअल इक्वेशन है ना, ये तो एक्चुअल इक्वेशन है, लेकिन x क्या हो गया इस केस में, x जो है अब निगेटिव हो गया। क्यों, क्योंकि ये सेंटर से नीचे लगाया जा रहा है, तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो फ्रिक्शन का ये वैल्यू हो जाएगा। अब ऐसा सोचिए, यदि मान लेते हैं कि ये सबसे लोएस्ट पॉइंट पे लगाया जा रहा होगा तो क्या होगा, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे तो जब सबसे लोएस्ट पॉइंट पे लगाया जाएगा तो x का वैल्यू r के बराबर हो जाएगा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू उस केस में क्या आ जाएगा, देख लीजिए, माइनस एफ और ये हो गया x का वैल्यू r, तो आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया। फोर्स का वैल्यू, फ्रिक्शन का वैल्यू फोर्स के बराबर हो जाएगा, है ना। फोर्स का वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर, मतलब फोर्स इधर लगाया जा रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे लगाया जा रहा होगा लोएस्ट पॉइंट पे, और इस केस में ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं करेगा बिकॉज अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन बोथ बिकम इक्वल। So you can say that force minus friction that is equals to mass into acceleration which is 0. ओके, तो आगे बढ़ते ये थर्ड केस था, ये कौन सा केस था, थर्ड केस था। केस 4 में चलते हैं, केस 4 को सीखते हैं अब। देखिए, किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे यदि उस पर इम्पल्स लगाया जाए या जर्क दिया जाए या उस पर फोर्स लगाया जाए तो वो ऑब्जेक्ट कुछ देर तक स्लिप नहीं करेगा, वो मतलब रोलिंग करता रहेगा। मीन्स एट दैट when force is applied at that point then there is no requirement of friction for pure rolling. ओके, तो जैसे मान लेते हैं कि ये फोर्स F यहाँ पे लगाया गया, x डिस्टेंस पे लगाया गया और फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी इसको रोल करने के लिए, तभी ये इम्पल्स के कारण, ये जर्क के कारण ये ऑब्जेक्ट स्लिप नहीं करेगा इस सरफेस पे, प्योर रोलिंग ही करता रह जाएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 80 ऑफ SCB के बुक में क्वेश्चन नंबर 80 है रोटेशनल मोशन में, पेज नंबर 200 में होगा वो। आप देखिएगा क्वेश्चन में सेम टू सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे हॉलो स्फीयर की बात की जा रही है। तो हॉलो स्फीयर के केस में देखिए तो क्या होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हम लोग लिखते हैं, एक्स आर माइनस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू एफ। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, फ्रिक्शन का वैल्यू 0 मीन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग, सो यू कैन से दैट एक्स आर इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, तो जो SCB का जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर के केस में के स्क्वायर का वैल्यू 2/3 आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यदि आप ये पुट कर दीजिए तो आप वो x का वैल्यू पता कर पाएंगे जहाँ पे फोर्स लगा के ये जो स्फीयर है ये प्योर रोलिंग में ही रहेगा, स्लिपिंग इस स्फीयर में नहीं होगा। यदि ये डिस्क होता या सॉलिड सिलेंडर होता, सॉलिड सिलेंडर में वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे यदि जर्क दिया जाए या फोर्स दिया जाए और ऑब्जेक्ट जो है इस रफ सरफेस पे स्लिप ना करे, प्योर रोलिंग में रहे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि फिर से वही इक्वेशन बनेगा, एक्स आर इक्वल टू के स्क्वायर हो जाएगा, एक्स आर इक्वल टू, और ये सॉलिड सिलेंडर है जिसका कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के बराबर होता है और वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2, एम तो कैंसिल और रेडियस ऑफ डायरेक्शन की बात हो रही थी, तो एक्स का वैल्यू आ गया r/2 इस केस में। तो इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं वो पॉइंट जहाँ पे जर्क देने पे ये ऑब्जेक्ट स्लिप नहीं करेगा, ये चलता रहेगा। चलिए फिर कुछ और भी इम्पोर्टेंट केस अब इसमें हम लोग देख लेते हैं और सीखते हैं इस कॉन्सेप्ट को आगे तक।
समझिएगा, जैसे हम लोग फर्स्ट केस देखे थे जिसमें एक ऑब्जेक्ट था जिसको यहाँ से छोड़ा जा रहा था, ठीक है, और इस केस में जो इस तरफ फोर्स लग रहा था वो mg साइन थीटा लग रहा था। इस केस में आपको एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है, इस केस में आपको फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। अब देखिए बहुत कम समय में आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स आर माइनस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यही होता है ना, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, x का वैल्यू 0 हो गया, ओके। तो फ्रिक्शन का इक्वेशन हो गया माइनस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा इंटू एफ। अब एक पॉइंट समझिए, एफ का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना है, माइनस एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, ठीक है। अब यदि मान लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट होता ये रिंग होता, ठीक है, तो अब केस 1 की बात करते हैं। केस 1, इफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट इज रिंग, तो इस केस में k का वैल्यू क्या हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा बताइए, फ्रिक्शन का वैल्यू आ जाएगा आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू एम जी साइन थीटा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया माइनस एम जी साइन थीटा बाई 2, माइनस एम जी साइन थीटा बाई 2। अब एक और बात समझिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, एम जी साइन थीटा लग रहा है, माइनस फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज इक्वल्स टू एम ए, होगा ना। और फ्रिक्शन का वैल्यू कितने के बराबर है, एम जी साइन थीटा बाई 2 के बराबर है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। माइनस साइन शो कर रहा है कि एम जी साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। अब वहाँ पे यदि पुट कीजिएगा तो एक्सेलेरेशन का जो वैल्यू है वो जी साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब देखिए कितना आसानी से ये कैलकुलेट होता चला जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आप कैलकुलेट कीजिए। जैसे अब मैं यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर के लिए कैलकुलेट करता हूँ, in case of solid cylinder, in case of solid cylinder, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, आर स्क्वायर के स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन आर बाई रूट 2 होगा, है ना। तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एफ का वैल्यू एम जी साइन थीटा, ये कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब यदि इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा माइनस एम जी साइन थीटा बाई 3, मतलब फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा बाई 3 लगेगा। यहाँ से यदि आप एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एम जी साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू एम ए आ जाएगा। तो यहाँ से आप एक्सेलेरेशन का वैल्यू 2g साइन थीटा बाई 3 लिख सकते हैं। तो ये था जब सॉलिड सिलेंडर का केस है तब। यदि आप मान लीजिए यहाँ पे हॉलो स्फीयर होता और सॉलिड स्फीयर होता तो आप क्या करते, तो हॉलो स्फीयर में यहाँ पे आर स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे 2/3 आर स्क्वायर लिखते, आर स्क्वायर बाई 2 की जगह पे, ठीक है ना, और कैलकुलेट कर लेते। अब यदि यहाँ पे सॉलिड स्फीयर होता तो यहाँ पे क्या करते, 2/5 आर स्क्वायर लिखते, यहाँ पे 2/5 आर स्क्वायर लिखते और कैलकुलेट कर लेते। आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे के जा रहा हूँ, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर आता है। क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट को, एक्चुअली बॉस ऑब्जेक्ट, ये एंगल थीटा है, ये 4 ऑब्जेक्ट है, एक रिंग है, एक डिस्क है, एक हॉलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर एक ही जगह से छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये जमीन पे कौन पहले पहुंचेगा, कौन इस रेस को जीतेगा, ये क्वेश्चन है।
क्वेश्चन यदि चारों को एक साथ छोड़ दिया जाए तो इस रेस को कौन जीतेगा, कौन सबसे पहले यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, इसका लेंथ L है। अच्छा, एक और बात समझ लीजिए कि जैसे इस केस में, जैसे मान लेते हैं रिंग के ही केस में, रिंग के केस में एक्सेलेरेशन कितना आया था, g sin θ/2 आया था। तो ये जो एक्सेलेरेशन है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना। तो आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर सकते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज कर सकते हैं, और एक्सेलेरेशन के जगह पे आपको g sin θ/2 लिखना होगा। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कीजिएगा। इन सब कॉन्सेप्ट की ये एक हिंट्स की तरह समझिए और इस क्वेश्चन को हैंडल कीजिएगा। आप सॉल्व करके बताइए क्या आता है। चलिए फिर नेक्स्ट केस में चलते हैं। जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाया जा रहा हो तो किस पे फ्रिक्शन का वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू ज़्यादा होगा, ये देख लेते हैं। जैसे देखिए ये ऑब्जेक्ट है और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, तो अब जो फ्रिक्शन का जो इक्वेशन आता है फिर से हम लोग लिख दें। बार बार लिखिएगा तो या मेमोराइज ही हो जाएगा, इस कारण से आप इसको बार बार लिखें। और जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आप बहुत आसानी से पुट करके विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर कीजिएगा। एक्चुअली क्या होता है कि लोग ट्रिक तो कहते हैं लेकिन ये एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज है। रोलिंग मोशन एक बड़ा टॉपिक है और बड़े टॉपिक को बहुत छोटा करने के लिए कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए और क्वेश्चन को जितना आसानी से हो सके आप बनाइए। देखिएगा, अब देखते हैं जब फोर्स टॉप मोस्ट पॉइंट पे लग रहा हो तो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, कुछ ये इक्वेशन बनेगा, है ना। तो यदि आप रिंग की बात करें तो रिंग के केस में फ्रिक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। डिस्क के केस में कितना आएगा फ्रिक्शन का वैल्यू, डिस्क के केस में यदि आप के स्क्वायर के जगह पे आर स्क्वायर बाई 2 यूज करते हैं तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा f/3। ओके, अब देखिए यदि आप सॉलिड स्फीयर के केस में कैलकुलेट करना चाहते हैं, सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के केस में फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आएगा, f आर स्क्वायर माइनस 2/5 आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2/5 आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितने के बराबर आएगा, 3/7, है ना। तो फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया 3f/7। ओके, और देख रहे हैं कि इसमें फ्रिक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, हर एक केस में फ्रिक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट केस में, बाकी सब में पॉजिटिव आ रहा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स के ही डायरेक्शन में होगा यदि आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं तो, एक्सेप्ट रिंग के केस में फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, 0 के बराबर है ना। तो सॉलिड स्फीयर के केस में मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है, आप हॉलो स्फीयर के केस में कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है, आप देख लीजिए। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले वीडियो में मैं कुछ और भी कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। थैंक यू।